हेलो एवरीवन, माय नेम इज फिरोज एंड वेलकम टू सिंकोर एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस को। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है टर्म 2 के लिए। आपके टर्म 1 के एग्जाम के अंदर 50% सिलेबस को ऑलरेडी कवर हो चुका है और 50% सिलेबस जो है वो टर्म 2 एग्जाम में आना है। तो हम देख लेते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। आपकी जो एग्जाम की डेट्स है वो आ चुकी है। टर्म 2 की जो एग्जाम डेट है वो 26 अप्रैल से है और 14 मई को आपका एग्जाम है सोशल साइंस का। तो आपका सोशल साइंस का जो सिलेबस है इसके अंदर हमें 4 यूनिट पढ़नी है। पहली जो यूनिट है वो है हिस्ट्री की, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और इससे भी एग्जाम में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपकी जो सेकंड यूनिट है ज्योग्राफी की, इसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया, और इससे भी एग्जाम में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थर्ड यूनिट आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल साइंस की यूनिट है, इससे भी एग्जाम में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और लास्ट आपके फोर्थ यूनिट इकोनॉमिक्स की, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, इससे भी आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपके हर यूनिट 10 मार्क्स वेटेज कैरी करती है और 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का। अब हम ये देख लेते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है टर्म 2 एग्जाम के लिए। आपका जो टर्म 1 का एग्जाम था वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, लेकिन आपका जो टर्म 2 है इसके अंदर आपको सब्जेक्टिव पेपर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, उनका वेटेज क्या रहने वाला है। आपका जो पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो सेक्शन ए से लेके ई तक हम देखने वाले हैं कि उनका वेटेज क्या क्या रहने वाला है। तो सेक्शन ए है, इसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे 5 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन ए है इसका वेटेज हो जाएगा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। और इसके अंदर हमें जो आंसर देना है इन 5 क्वेश्चंस के, तो उनके अंदर हम देना है लगभग 40 वर्ड्स के अंदर, यानी कि हर क्वेश्चन का हमें आंसर देना होगा लगभग 40 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर देना होगा। तो आपका इस तरीके से सेक्शन ए हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट आपका सेक्शन है वो है सेक्शन बी। इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन का जो वेटेज आएगा वो 3 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी होगा, उसका वेटेज होगा 9 मार्क्स का। और इसके अंदर जो आंसर राइटिंग करनी है, मतलब हर क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो लगभग 60 वर्ड्स के अंदर उसका हमें आंसर देना होगा। नेक्स्ट आपके सेक्शन सी है, इसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस का जो वेटेज होगा वो हर क्वेश्चन का वेटेज 5 मार्क्स का होगा और इससे 2 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से आपका सेक्शन सी होगा, इसका वेटेज होगा 10 मार्क्स का। और इसके अंदर जो आंसर राइटिंग करनी है, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन के जो मैं आंसर दे रहे हैं, हर क्वेश्चन का वेटेज, हर क्वेश्चन को हमें लगभग 80 to 100 वर्ड्स के अंदर इसके आंसर देने हैं। इसी तरीके से आपके जो ए बी सी सेक्शन देख लिए, इसके अंदर हमने शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन डी और सेक्शन ई, इसके अंदर हमें केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके अंदर एक स्टेटमेंट दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और उनका हमें आंसर देने। तो ऐसे 2 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन का वेटेज है वो 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स है। इस तरीके से आपका सेक्शन डी है, इसका वेटेज हो जाएगा 8 मार्क्स का। 8 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आपका जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, इससे मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, उसका वेटेज होगा 3 मार्क्स का। तो हम देखते हैं उससे किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपका जो एक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर ए बी सी करके आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हिस्ट्री की हो सकती है, ज्योग्राफी की हो सकती है। तो उसका हमें मैप के अंदर लोकेट करना होगा। इसका वेटेज 3 मार्क्स का है। तो आपका जो सेक्शन ई है इसका वेटेज हो जाएगा 3 मार्क्स का। आपके जो सेक्शन ई है इससे मैप से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री की जो लोकेशन होंगी, जैसे कि आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है वो कहाँ होता है, अमृतसर के अंदर, तो उसको मैप के अंदर हमें लोकेट करना होगा। और ज्योग्राफी से किस तरीके से आ सकता है, कोई भी एयरपोर्ट हो सकता है या सी पोर्ट हो सकता है या फिर नेशनल थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, तो उसको हमें मैप के अंदर लोकेट करना होगा। जैसे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली के अंदर है, तो उसको मैप के अंदर इस तरीके से लोकेट करना होगा। तो हमने देख लिया सेक्शन ई के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमने सबका वेटेज भी देख लिया है सेक्शन ए से लेके ई तक। और तो आपका जो वेटेज होने वाला है टोटल वो होगा 40 मार्क्स का, यानी कि टर्म 2 के लिए आपको 40 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा और उसका जो टाइम होगा वो 120 मिनट होगा, यानी आपको पेपर 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा। तो आपने एग्जाम का यूनिट देख लिया है, यूनिट के अलावा आपने एग्जाम का पैटर्न भी देख लिया है। अब हम ये देखने वाले हैं कि किस किस यूनिट से कौन कौन से चैप्टर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। तो आपके पहली यूनिट है हिस्ट्री की, इससे हमें पढ़ना है द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये जो चैप्टर है ये आपके 10 मार्क्स कैरी करता है, क्योंकि आपके जो दूसरे चैप्टर थे इस यूनिट के, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपके पीरियोडिक टेस्ट में पूछे गए थे। लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर में तैयार करना है वो सिर्फ एक ही करना है, नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि आपका ये अकेला चैप्टर है जो 10 मार्क्स कैरी करता है। इसी से आपका एक मैप से रिलेटेड लोकेशन पूछी जाएगी और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। यानी कि इसे लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप इसी क्वेश्चंस इसी चैप्टर से में पूछे जाएंगे। आपके जो नेक्स्ट यूनिट है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री के यूनिट से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज्योग्राफी से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं,
इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इन दोनों चैप्टर को हमें एग्जाम के लिए तैयार करना है और इसके अंदर भी जो पीरियडिक टेस्ट में जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमें चैप्टर नहीं तैयार करने हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थे वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये दोनों चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आए थे, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आने वाले। बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि हिस्ट्री की यूनिट से हमें एक ही चैप्टर पढ़ना है नेशनल इन इंडिया, और ज्योग्राफी की यूनिट से हमें 2 चैप्टर पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लेकिन आपसे मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इन दोनों यूनिट से भी, मतलब वाटर रिसोर्सेज एंड एनर्जी, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस की। इस यूनिट से भी हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे भी हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस यूनिट से भी आपके 10 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और लास्ट आपके यूनिट इकोनॉमिक्स की, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इससे भी हमें एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से हमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से हमें मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने एग्जाम की जो आपकी यूनिट है उनको देख लिया कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपको चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, ये ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, इसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और बाकी जो मूवमेंट होते हैं उसके बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था यूरोप के अंदर, और यूरोप के अंदर जब वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद में इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल कंडीशन बनती है, जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, मतलब उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से क्या क्या मूवमेंट देखने को मिलते हैं, उसके इंडिया पर जिस तरीके से डेप्ट आता है, मतलब यानी कि जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी वजह से इंडिया में टैक्स बढ़ जाते हैं और उसके बाद भूखमरी आ जाती है, तो उसका हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। इसके अलावा जो जो भी मूवमेंट होते हैं, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, रोल एक्ट का आना, गांधी जी का क्या रोल रहता है, तो इन सब टॉपिक को इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर हम ये सब टॉपिक को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसका जो लास्ट जो इसके अंदर टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यानी कि इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक तरीके से, और जितने भी रिलीजन थे उन सबका एक साथ देश की आज़ादी के लिए किस तरीके से आगे आ जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही आज़ादी से, नेशनलिज्म से है। तो इस चैप्टर के अंदर ये सब टॉपिक को हम देखने वाले हैं। आपका ये अकेला यूनिट है, अकेला चैप्टर है जो एग्जाम में 10 मार्क्स कैरी करता है। और इस तरीके से आपका हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर पूछा जाएगा। आपके जो नेक्स्ट यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो ज्योग्राफी की यूनिट है, इसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, यानी किसी वस्तु को बनाना होता है, निर्माण करना होता है, प्रोडक्शन करना होता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्या क्या इंपोर्टेशन है, और कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, यानी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इसका हमारी नेशनल इकोनॉमी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है उनको किस स्थान पर, किस जगह उसको स्टैब्लिश किया जाए और उसको कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, और उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को और कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से जो भी एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है, और उसकी वजह से एनवायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ता है, डिग्रेडेशन होता है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, वो इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और नेक्स्ट चैप्टर है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इन दोनों चैप्टर को मिला के आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर से हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, विश्व व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, और टूरिज्म इंडस्ट्री जो होती है वो किस तरीके से ट्रेड के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाती है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, रोडवेज से, रेलवे से, पाइपलाइन से, एयरवेज और वाटरवेज से। एयरवेज से जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वाटरवेज से जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो सबसे चीपेस्ट होता है, यानी कि उसके अंदर सबसे कम कॉस्ट लगती है। और लैंड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है रोडवेज से, रेलवे से और पाइपलाइन से। पाइपलाइन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो किसका किया जाता है, जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, जो पेट्रोलियम और गैस होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन के थ्रू किया जाता है। और रोडवेज और रेलवेज के थ्रू हमारे देश के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, जितने भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसको देश के कोने कोने तक कौन पहुंचाता है, हमारा रोडवेज और रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हमारी बात को दूसरे तक पहुंचाना, इसके लिए हम ईमेल का यूज करते हैं, फोन का यूज करते हैं, रेडियो, संचार, टीवी, जो भी इसका यूज करते हैं, इसके थ्रू हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और इस तरीके से बिजनेस के अंदर ये आसानी होती है और विश्व व्यापार बढ़ता है। तो
इस तरीके से टूरिज्म यानी कि दूसरे कंट्रीज के लोग जब इंडिया के अंदर घूमने आते हैं उसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री का जो पैसा कमाती है, जिस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज होता है और हमारे जो लोकल हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनको जो पैसा मिलता है या फिर वो जिनको उस उद्योग को जो बूस्ट मिलता है वो इसकी वजह से मिलता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड को पढ़ेंगे और ये किस तरीके से हमारी लाइफलाइन बनेगी नेशनल इकोनॉमी की, जीवनदायिनी किस तरीके से बनेगी वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इन दोनों चैप्टर को मिला के आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके पहली और दूसरी यूनिट से हमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनके अंदर में लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेंगे। अब आपकी जो थर्ड यूनिट है पॉलिटिकल साइंस की, उसके अंदर हमें 2 चैप्टर पढ़ने, तो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरा था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाई डू यू नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, यानी कि हमें कितनी पार्टी रखनी चाहिए या पार्टीज कितने टाइप की होती है। पार्टीज जो होती है मेनली 2 या 3 टाइप की होती है। 1 पार्टी सिस्टम होता है किसी किसी कंट्री में, जैसे कि चाइना के अंदर जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी होती है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी, वो ही उस कंट्री के अंदर रूल करती है, रेगुलेशन करती है। और कुछ कंट्रीज होते हैं जहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, जैसे कि यूके और यूएसए, जहाँ पे 2 ही पार्टी होती है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन कुछ कंट्रीज होती हैं जिनके अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम भी होता है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टीज होती है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और एक पार्टी अपनी सरकार चलाती है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले कि पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता क्या होती है और कितनी पार्टी सिस्टम होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नेशनल जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका क्या रोल होता है और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है और स्टेट पार्टीज क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को। जब पॉलिटिकल पार्टी को बनाई जाती है तो बहुत सारे फंड की आवश्यकता होती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, बहुत सारे इसके कंपोनेंट होते हैं। तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि उन्हें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ कैन पार्टीज भी रिफॉर्म, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपने अंदर किस तरीके से रिफॉर्म लेके आती है या फिर वो किस तरीके से कंट्री के अंदर रिफॉर्म लाती है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका ये चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज और नेक्स्ट चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये दोनों चैप्टर आपके पॉलिटिकल साइंस यूनिट के और इस यूनिट से हमें एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम ये देखने वाले हैं कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस चैप्टर से हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है, यानी कि पावर ऑफ पीपल, यानी कि हमारे देश की जो सरकार है उसे जनता चुनती है। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को जो चूज करते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्शन होते हैं उसमें जनता का सीधा हाथ होता है। लेकिन बहुत से कंट्रीज होते हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है या फिर किसी राजा का शासन होता है। तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि इसके आउटकम्स क्या है, डेमोक्रेसी के परिणाम क्या है, ये देखने वाले हैं। हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स एंड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि जो डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट बनती है, जो सरकार चलती है, वो लेजिटिमेट कहलाती है, वो हाई वैल्यू की गवर्नमेंट कहलाती है। क्योंकि इसके अंदर हम जो डिसीजन होते हैं वो हम खुद ले सकते हैं, जनता खुद अपने राजा को चूज करती है, अपने प्रधानमंत्री को चूज करती है, इसलिए ये अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, इसकी जवाबदेही होती है, इसकी एक जिम्मेदारी होती है। इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी होने की वजह से हमारे देश की जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इसके अंदर जो डिसीजन लेना होता है वो बहुत, मतलब इसके अंदर डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है डेमोक्रेसी होने की वजह से। लेकिन डिक्टेटरशिप जहाँ होती है या कोई राजा होता है वहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा डिसीजन जल्दी से लिया जा सकता है। तो इसके वजह से हम देखेंगे इसका हमारे डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी एंड अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि सोशल जो डाइवर्सिटी है, यानी कि जो क्षेत्रीय असमानता है। हमारा कंट्री बड़ा कंट्री है, बहुत सारे एरियाज हैं जो काफ़ी रिच है, काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन कुछ ट्राइबल एरिया है, कुछ बैकवर्ड एरिया है, वो इतने डेवलप्ड नहीं है, इतने शिक्षित नहीं है, मतलब इतने सक्षम नहीं है। तो जो डाइवर्सिटी जो देखने को मिलती है, जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, और हमारे कंट्री के अंदर बहुत से जो लोग काफ़ी अमीर है और कुछ लोगों को काफ़ी गरीब है, ये जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है डेमोक्रेसी होने की वजह से। तो इस चैप्टर में उसको प्रोस एंड कॉन्स को देखने वाले कि डेमोक्रेसी के क्या प्रोस एंड क्या कॉन्स है, यानी कि इसके अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव क्या है, ये हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि ये डेमोक्रेसी होने की वजह से लोगों को जो इज्जत और आज़ादी के साथ देश में रहने की जो मिलती है वो डिक्टेटरशिप में नहीं मिलती है। यहाँ पे इंसान जो हम यहाँ पे जब राजा का शासन होता है तो हमें इतनी इज्जत नहीं मिलती, इतनी आज़ादी नहीं मिलती देश में घूमने के लिए या रहने के लिए, लेकिन डेमोक्रेसी की वजह से हमें डिग्निटी और फ्रीडम मिलती है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के क्या क्या परिणाम है। तो इस चैप्टर जो आपके थर्ड यूनिट है पॉलिटिकल साइंस की, इसके अंदर में 2 चैप्टर हमने देख लिए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन दोनों चैप्टर से हमें एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपके लास्ट यूनिट इकोनॉमिक्स की, इससे भी हमें 2 चैप्टर पढ़ने, तो हम देख लेते हैं कि उनके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल से पढ़ना है।
आपके लास्ट यूनिट है, इसका नाम है इकोनॉमिक्स की यूनिट है। इससे हमें पढ़ना है मनी एंड क्रेडिट। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, यानी कि जो मनी की जो मॉडर्न फॉर्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और बार्टर सिस्टम को पढ़ेंगे, करेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। और करेंसी को कौन प्रोवाइड कराता है, आरबीआई कराता है, हमारी देश की जो सरकार है वो करवाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था पहले। इसके अंदर क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु यानी कि गुड्स से एक्सचेंज किया जाता था। यानी कि हम मार्केट में गेहूं लेके जाते थे और उसी से हम क्या खरीदते थे, सब्जी खरीदते थे, या हमारा जो भी आवश्यकता है उसको हम खरीदते थे। लेकिन क्या होता है, बाद में सोने चांदी के सिक्के यूज होते हैं, उसके बाद में तांबे के सिक्के यूज होते हैं, फिर करेंसी का यूज किया जाता है। और आजकल मॉडर्न फॉर्म में क्या यूज किया जाता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन एंड टर्म ऑन क्रेडिट, यानी कि बैंकिंग के अंदर जो लोन की एक्टिविटीज होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि बैंक जो लोन देता है उसके क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, और उससे बैंक को कितना फायदा होता है, और बैंक क्या इससे सिर्फ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को देता है, यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देता है, या फिर छोटे कल्टीवेटर्स होते हैं उनको भी दे सकता है, या फिर उसको देता है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम वो सब पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मल सेक्टर के बारे में और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में। फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं, जो आरबीआई के अंडर में आते हैं, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं या कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो अंडर आते हैं आरबीआई के। और इनफॉर्मल सेक्टर वो होते हैं जिनसे हम लोन लेते हैं, जैसे कि हमारे गाँव के अंदर ही कोई पैसा वाला आदमी होता है, या फिर हमारा फ्रेंड होता है, रिलेटिव होता है, या प्राइवेट कोऑपरेट होते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं की मदद करते हैं कौन, फॉर द पुअर, यानी कि जो गरीब लोग अपनी खुद की मदद करते हैं किस तरीके से, ग्रुप बना के। उसके अंदर क्या होता है, 15 से 20 लोगों का एक समूह होता है, और वो पैसा इकट्ठा करके उस पैसे से बारी बारी से उस पैसे का यूज करके अपनी खुद की स्वयं की मदद करते हैं। तो इस चैप्टर में इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से मनी एंड क्रेडिट के अंदर हम इन सब टॉपिक को डिटेल से जब चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तब पढ़ेंगे। तो आपका मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इन दोनों चैप्टर को मिला के भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका वेटेज होगा 10 मार्क्स का। अब देख लेते हैं आपका लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर हम कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है और उसका दूसरे कंट्रीज के अंदर किस तरीके से इंटरलिंक किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि आईफोन एक कंपनी है, वो अमेरिका की है, और उसका जो इंस्टॉलेशन किया जाता है या फिर असेंबली होती है वो होती है चाइना के अंदर, और उसको बाकी जो कंट्रीज उनके अंदर प्रोडक्शन किया जाता है, उसको सेल किया जाता है। तो इस तरीके जो प्रोडक्शन का जो इंटरलिंक है कंट्रीज के बीच में, उस चैप्टर को इस चीज को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्विक स्तर पर जो व्यापार होता है, यानी कि जो चीजों का और पैसों का, इकोनॉमीज का लेन देन होता है, वो आता है फॉरेन ट्रेड के अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो इस चैप्टर में हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। उसके बाद पढ़ेंगे इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन ऑन इंडिया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस चैप्टर में हम वो भी देखेंगे। और आपका एक टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO के बारे में पढ़ेंगे। WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर लगभग 165 से भी ज्यादा देश है, और ये क्या करती है, प्रमोट करती है किसको, विश्व व्यापार को, यानी कि सभी कंट्री जो वर्ल्ड के अंदर है वो एक दूसरे के साथ व्यापार करें, इसके लिए प्रमोट करती है, और एक दूसरे के साथ कुछ रूल्स को, कुछ टैक्स को सेट करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से जो विश्व की जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी MNC है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो दूसरे कंट्रीज के साथ, छोटी कंट्रीज के साथ उनको खरीद लेती है, उनके साथ कोऑपरेट करके काम करने लगती है। इस वजह से जो हमारे छोटे इंडस्ट्रिस्ट है, छोटे बिजनेसमैन, उनको अगर नुकसान होता है तो वो कहाँ तक फेयर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों, जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन है, ये कहाँ तक फेयर है, इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर हम ये सब टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका जो लास्ट यूनिट है इकोनॉमिक्स की, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट, इन दोनों चैप्टर को मिला के भी आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हम आपका जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। इसके अंदर आपके जो भी चैप्टर है उसको बेसिक से पढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनको अच्छे से देखते हुए चलेंगे। सैंपल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हुए चलेंगे, और जो आपकी पहली और दूसरी यूनिट है उसके अंदर मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनको भी मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो SST को पढ़ना चाहते हैं, और इसी तरह के वीडियोस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।